नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ह्यूमर क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कृषि विज्ञान 50 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यानी ये 50 जो प्रश्न हैं वो ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी हेल्प से आप 56 में से 56 अंक ला सकते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो में जाने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। शुरू करते हैं हम अपना पहला प्रश्न। और इसमें जो पहला प्रश्न वो है एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई। एनडीडीबी की स्थापना किस वर्ष हुई। दोस्तों एनडीडीबी की स्थापना हुई थी वर्ष 1965 में। एनडीडीबी की स्थापना कब हुई? वर्ष 1965 में। दूसरा प्रश्न है भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है। अब भारत में जो हरित क्रांति लाने का श्रेय जाता है वो जाता है एम.एस. स्वामीनाथन। किसको जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को जाता है। तीसरा प्रश्न है पशुओं में गर्भधान की पुष्टि कितने दिन बाद की जाती है। अगर पशुओं में गर्भधान की पुष्टि की बात करें तो ये 60 से 90 दिन बाद की जाती है। कब करते हैं? 60 से 90 दिन बाद, या हम कह सकते हैं 2 से 3 माह बाद। चौथा प्रश्न है मृदुरेचक किसे कहते हैं। मृदुरेचक किसे कहते हैं। अब मृदुरेचक वाला जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा तुम्हारे सिलेबस से आउट है, लेकिन मृदुरेचक क्या होते हैं? ऐसे औषधीय पदार्थ या ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पशुओं को दस्त लगने में सहायक होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मृदुरेचक कहते हैं। आगे हम बात करें पाँचवा प्रश्न, उकटा व टिक्का रोगों का प्रकोप किन किन फसलों में होता है। उकटा व टिक्का रोगों का प्रकोप किन किन फसलों में होता है। अगर हम उकटा रोग की बात करें तो ये तो होता है चना में। टिक्का रोग की बात करें तो ये होता है मूंगफली में। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, राजस्थान की जलवायु में उपयुक्त किन्हीं 4 वायुरोधी वृक्षों के नाम लिखिए। अब राजस्थान की जलवायु के लिए उपयुक्त 4 वायुरोधी वृक्षों के नाम लिखने हैं आपको। जैसे हम बात करें बबूल है, शीशम है, अशोक है, खजूर है। ये कैसे वृक्ष हैं? वायुरोधी वृक्ष और राजस्थान की जलवायु में उपयुक्त हैं। बबूल, अशोक, शीशम और खजूर। आगे हम बात करें सातवां प्रश्न, VAM व ICDP के पूरे नाम लिखिए। VAM का जो पूरा नाम है वो है वेसिक्यूलर आर्बोसेक्युलर माइकोराजा। वेसिक्यूलर आर्बोसेक्युलर माइकोराजा। और ICDP का जो पूरा नाम है वो है समन्वित पशु विकास परियोजना। समन्वित पशु विकास परियोजना। आगे हम बात करें आठवें प्रश्न की, त्रिफला बनाने में किन किन फलों का उपयोग किया जाता है। त्रिफला बनाने में किन किन फलों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें 3 फलों का उपयोग होता है, हरड़, बहेड़ा और आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला। आगे हम बात करें 9वां प्रश्न, पपैन के लाभ क्या हैं लिखिए। पपैन के लाभ। अब देखो पपैन क्या होता है? पपीता के कच्चे फलों से जो दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ प्राप्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? पपैन कहते हैं। उसके लाभ क्या है? वो शक्तिवर्धक औषधि के रूप में उपयोग होता है, वो मूत्राशय को साफ करने वाली औषधि के रूप में उपयोग होता है, वो उत्सर्जक औषधि के रूप में उपयोग होता है। यानी एक तो पाचनशील औषधि है, उत्सर्जक औषधि है, शक्तिवर्धक औषधि है। तो इनका तीनों ही चित्रों में उपयोग होता है, उत्सर्जन के रूप में, शक्तिवर्धक के रूप में और पाचनशील औषधि के रूप में। आगे हम बात करें 10वां प्रश्न, टिकाऊ खेती को परिभाषित कीजिए। टिकाऊ खेती को परिभाषित कीजिए। अब टिकाऊ खेती क्या है? ऐसी खेती जो फार्म पर उपलब्ध संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करके की जाती है तथा पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाती है, टिकाऊ खेती कहलाती है। ऐसी खेती जो फार्म पर उपलब्ध सभी संसाधनों का सफलतापूर्वक उपयोग करके की जाती है तथा पर्यावरण को न्यूनतम हानि पहुंचाती है, टिकाऊ खेती कहलाती है। ये अपने 10 प्रश्न हो गए। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो को दोबारा से रिव्यूज करके देख लें। आगे हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। तो 11वां जो प्रश्न है वह फसल चक्र क्या है, इसके लाभ लिखिए। फसल चक्र क्या है? निश्चित अवधि में निश्चित समय के लिए निश्चित क्षेत्रफल पर फसलों को बदल बदल कर बोना क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। निश्चित अवधि में निश्चित समय के लिए निश्चित क्षेत्रफल पर फसलों को बदल बदल कर बोना फसल चक्र कहलाता है। इसके लाभ क्या हैं? इससे मृदा उर्वरकता में वृद्धि होती है, इससे खरपतवारों का नियंत्रण होता है, इससे मृदा क्षरण का सुधार होता है, इससे मृदा की भौतिक, रासायनिक एवं जैविक शक्ति में सुधार होता है। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, खरपतवारों से होने वाली हानियाँ लिखिए। खरपतवारों से होने वाली हानियाँ। अब खरपतवारों से क्या क्या हानि होती है?
मृदा नमी में कमी, मृदा पोषक तत्वों में कमी, फसल के उत्पादन में कमी, फसल के गुणों में कमी, किसान की आय में कमी, फसल में रोग व कीटों का प्रकोप आदि क्या है, खरपतवारों से होने वाली हानियां हैं। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, सापेक्ष व निरपेक्ष खरपतवार में अंतर लिखिए। सापेक्ष व निरपेक्ष खरपतवार। अब निरपेक्ष खरपतवार क्या होते हैं? ऐसे खरपतवार जो फसलों के साथ हमेशा होते हैं और हमेशा हानि पहुंचाते हैं, सापेक्ष खरपतवार कहलाते हैं, जैसे बथुआ, दूब घास, मोथा आदि। अब सापेक्ष खरपतवार की बात करें तो जब किसी फसल के साथ दूसरी फसल के पौधे उगाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, सापेक्ष खरपतवार। जैसे चना के साथ सरसों के पौधे आ गए या सरसों के साथ चना के पौधे आ गए, तो ये क्या है, सापेक्ष खरपतवार है। आगे हम बात करें 14वां प्रश्न, बूंद बूंद सिंचाई विधि का आविष्कार कहाँ हुआ? तो ये आपको पता है सभी को, इजराइल में हुआ था। अगला प्रश्न है, क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। क्रांतिक अवस्था किसे कहते हैं? यानी पौधों के जीवन काल का वह समय जब वे जल की कमी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। पौधों के जीवन काल का वह समय जब वे जल की कमी के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, क्रांतिक अवस्था कहलाती है। जैसे हम बात करें गेहूं की क्रांतिक अवस्था CRI या बुवाई के 21 दिन बाद, मक्का की क्रांतिक अवस्था नर व मादा मंजरी निकलते समय। आगे हम बात करें अगला प्रश्न, धान गेहूं व सरसों की फसल की जलमांग लिखिए। धान गेहूं व सरसों की फसल की जलमांग लिखिए। अगर धान की जलमांग की बात करें तो 900 से 2500, गेहूं की जलमांग की बात करें तो 450 से 650, सरसों की जलमांग की बात करें तो 350 mm। आगे हम बात करें फल एवं सब्जियों का महत्व लिखिए। अब आपको यहाँ फल और सब्जियों का महत्व बताना है। तो फल सब्जियों से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, ये आहार का मुख्य अवयव है, इससे विटामिन की प्राप्ति होती है, खनिज लवणों की प्राप्ति होती है और इससे रोजगार मिलता है। फल और सब्जियों से उद्योग की इकाइयाँ स्थापित की जाती हैं। तो ये क्या है, फल और सब्जियों के लाभ या महत्व हो गए। आगे हम बात करें दाब कलम किसे कहते हैं? दाब कलम या लेयरिंग। जब किसी पादप की शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर मृदा में दबाकर नया पौधा तैयार किया जाता है तो वह विधि क्या कहलाती है? दाब कलम कहलाती है। जब किसी पादप की शाखा से 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई से छाल उतारकर मृदा में दबाकर नया पौधा तैयार किया जाता है तो वो क्या कहलाती है? दाब कलम कहलाती है। आगे बात करें टोटियोपोटेंसी क्या है? टोटियोपोटेंसी पादप प्रवर्धन की ऊतक संवर्धन विधि में एक पादप की एक कोशिका से पूरा पौधा तैयार किया जाता है। यह विधि क्या कहलाती है? टोटियोपोटेंसी कहलाती है। यानी जब किसी पादप की एक कोशिका से संपूर्ण पौधे का निर्माण किया जाता है तो उसे टोटियोपोटेंसी कहते हैं। आगे हम बात करें 20वां प्रश्न, पादप प्रवर्धन की वानस्पतिक विधि के लाभ लिखिए। पादप प्रवर्धन की वानस्पतिक विधि के लाभ। अब वानस्पतिक विधि के लाभ क्या हैं? एक तो इस विधि में जो पौधा है वो मातृ वृक्ष के समान होता है। दूसरी अगर हम बात करें इस विधि में जो पौधा उसकी जीवन आयु कम होती है। तीसरी अगर हम इसके लाभ की बात करें तो उन पादपों का प्रवर्धन वानस्पतिक विधि द्वारा किया जाता है जिनमें बीजों का विकास नहीं होता है। तो ये क्या है? वानस्पतिक प्रवर्धन विधि के लाभ हैं। आगे हम बात करें 21वें प्रश्न की, तो 21वां प्रश्न है, मध्यकाल के समय पशु कौन से लक्षण प्रकट करता है? मध्यकाल के समय पशु कौन से लक्षण प्रकट करता है? तो एक तो पशु बार बार पेशाब करता है, बार बार रंबाता है, बार बार उठता और बैठता है और खाना पीना बंद कर देता है। आगे बात करें बीमार पशु व स्वस्थ पशु के लक्षण लिखिए। बीमार पशु और स्वस्थ पशु के लक्षण। बीमार पशु की आँखें कैसी होती हैं? चमकीली। और जो स्वस्थ पशु की आँखें चमकीली होती हैं, जो बीमार पशु होगा उसकी आँखें हल्की भीगी हुई दिखाई देंगी। स्वस्थ पशु की त्वचा चमकीली होती है, बीमार पशु की त्वचा चमकीली नहीं होती। स्वस्थ पशु के शरीर का तापमान सामान्य होता है, बीमार पशु के शरीर का तापमान सामान्य नहीं होता। स्वस्थ पशु के गोबर है उससे बदबू नहीं आती, बीमार पशु के गोबर से बदबू आती है। आगे हम बात करें इसी तरह भैंस की मुर्रा नस्ल की विशेषताएं लिखिए। भैंस की मुर्रा नस्ल की विशेषताएं, तो एक तो इसका रंग कैसा होता है? काला होता है। दूसरा इसके सींग कैसे होते हैं? जलेबी आकार के होते हैं। तीसरा इसका शरीर कैसा होता है? मध्यम आकार का होता है। और ये चौथा, ये सर्वाधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। आगे हम बात करें 24वां प्रश्न, पशुओं में गलघोंटू रोग के लक्षण लिखिए। गलघोंटू रोग के लक्षण। अब गलघोंटू रोग के लक्षण क्या होते हैं? पशु बोलने में दिक्कत आती है, यानी पशु घर घर की आवाज़ करता है। दूसरा, पशु की आहार नाल प्रभावित हो जाती है, पशु के शरीर का तापमान बढ़ जाता है और 4-5 दिनों में पशु की मृत्यु हो जाती है। आगे बात करें मृदा और उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम लिखिए।
मृदा उर्वरकता को प्रभावित करने वाले कारक जैसे जलवायु है, जैवमंडल है, स्थलाकृति है, पैतृक पदार्थ है, वनस्पति हैं, ये सभी कारक क्या करते हैं, मृदा उर्वरकता को प्रभावित करते हैं। आगे त्वरित क्षरण क्या है, मृदा क्षरण को रोकने के उपाय लिखिए। त्वरित क्षरण यानी जब प्राकृतिक क्षरण में मानवीय क्रियाएं सम्मिलित होती हैं तो उसे त्वरित क्षरण कहा जाता है। यानी जब मृदा के प्राकृतिक क्षरण में मानवीय क्रियाएं सम्मिलित होती हैं तो उसे त्वरित क्षरण कहा जाता है। मृदा क्षरण की अगर रोकने के उपायों की बात करें तो एक तो क्या हो गया, वृक्षारोपण हो गया, लीव फार्मिंग हो गई, कंटूर फार्मिंग हो गई, मल्चिंग का उपयोग हो गई, ये मृदा क्षरण रोकने के उपाय होंगे। आगे हम बात करें निम्न पर टिप्पणी कीजिए। नीलहरित शैवाल, अब नीलहरित शैवाल क्या है, धान की फसल में जब हम बीजीए का उपयोग करते हैं तो वो क्या नीलहरित शैवाल है। ट्राइकोडर्मा की बात करें तो ट्राइकोडर्मा क्या है, ये लाभदायक फफूंद है जो कवकजनित रोगों के प्रति सुरक्षा प्रदान करती है। अगला, चंद्रमा की स्थिति फसल की वृद्धि को किस तरह से प्रभावित करती है। चंद्रमा की स्थिति किस तरह से फसल की वृद्धि को प्रभावित करती है, तो इसमें दो स्थितियां आती हैं, चंद्र उत्तरायण और चंद्र दक्षिणायन। चंद्र उत्तरायण में पादप की जो ऊपर की क्रियाएं वो प्रभावित होती हैं और चंद्र दक्षिणायन में जमीन के अंदर की क्रियाएं प्रभावित होती हैं। आगे हम बात करें सिंचाई की बूंद बूंद व क्यारी विधि के दो लाभ व हानियाँ लिखिए। बूंद बूंद व क्यारी विधि के दो लाभ और दो हानियाँ आपको लिखनी है जो आपको जनरली पता होगा। आगे हम बात करें शाकनाशी किसे कहते हैं, शाकनाशियों की प्रयोग के लाभ लिखिए। शाकनाशी किसे कहते हैं, ऐसे रसायन जिनका उपयोग खरपतवार नियंत्रण में किया जाता है शाकनाशी कहलाते हैं। शाकनाशियों के प्रयोग के लाभ क्या हैं, इनके द्वारा कठोर खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, इनके द्वारा कटीले खरपतवारों का नियंत्रण आसानी से किया जा सकता है, इनके द्वारा खरपतवार नियंत्रण में समय की बचत होती है, इनके द्वारा खरपतवार नियंत्रण में श्रम या मजदूरी की बचत होती है। तो ये अपने 30 प्रश्न हैं और इस पीडीएफ पर टोटल 50 प्रश्न मैंने दे रखे हैं। पीडीएफ लेने के लिए एक बार कमेंट करें और हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे रखी है, वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। थैंक यू।